चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा था, रिकॉर्ड वाला सिस्टम अच्छा था। क्यों भाई? एटलीस्ट अगर आपने पहले ही इन्फॉर्म किया होता कि आप नहीं आएंगी तो डेफिनेटली आपके लिए भी रिकॉर्ड किया होता, जैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट मैं ऐसा अपनी जिम्मेदारी पर पूरी क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरे पर भी बाउंडेशन है, अदरवाइज बच्चे फिर मुझसे पढ़ने के लिए आएंगे ही क्यों। अच्छा, उमर में जाकर कहना साजिद भाई से, वो केयरफुल हो जाएंगे थोड़ा। हाँ वो बस कह दो साजिद भाई, आवाज लगा के कहना बंदर है बस। हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल बहुत जरूरी बातें सीखी थी। बातें ये थी कि अगर मैं ये कहूं कि ज्यादा फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास डॉलर्स की अवेलेबल हो गई हैं, तो डॉलर्स इंडिया में सस्ता हो जाएगा या महंगा हो जाएगा? और अगर कम पहुंच रही हैं तो महंगा हो जाएगा। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि जो डिमांड है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द प्राइस। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस गिर जाता है, और जब डिमांड कम होती है तो प्राइस ज्यादा हो जाता है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस ज्यादा होता है, और सप्लाई कम होती है तो हमने ये कंक्लूड किया था कि सप्लाई इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंजेस एंड द डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड विद द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंजेस। इस बात के साथ हम लोगों ने ये वाली स्लाइड कंप्लीट करी थी, ये दोनों स्लाइड्स हमने कंप्लीट कर ली थी। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होता है? जहां पर हमारी डिमांड सप्लाई से जाकर मिल जाती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। यही बात यहां पर लिखी गई थी, बहुत अच्छे से लिखी गई थी, हमने सब पढ़ लिया था ये। इस पर हमने ये देखा था, कल ही देखा था, कि जब हमारी डिमांड जो हैं, इंक्रीज इन डिमांड, अगर हमारी डिमांड बढ़ जा रही है, अगर हमारी डिमांड बढ़ जा रही है, पहले हम इतनी क्वांटिटी डिमांड किया करते थे बट अब हम इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, तो जो हमारे पॉइंट इक्विलिब्रियम का पहले यहां पर बन रहा था दैट इज नाउ शिफ्टेड विद दिस पॉइंट। और ऐसा होने से हमारा जो रेट पहले यहां था अब रेट बढ़ गया है। तो यही कहा गया था कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी, अगर डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा डोमेस्टिक करेंसी का। कुछ गलत बोल रहा मैंने क्या? अभी सही चल रहा है ना अभी तक? मुझे कंफ्यूजन क्यों होने लगा? सही बोला, सही है ना मैंने? आगे हमने ये बात पढ़ी थी। अच्छा चलो अभी हम एक बात सीख लें पहले, इस पर बहुत बात करनी है मुझे आगे, अभी बहुत सारी बातें करनी है। अभी फिलहाल मैं एक सीएनबीसी का, इंडियन एक्सप्रेस का, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस का एक एक आपकी बुक का ही डेटा है, लिखा हुआ है द रूपी प्लंज्ड 58 पैसा टू क्लोज एट एन ऑल टाइम लो ऑफ 81.61 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। प्लंज्ड, खोद दिया गया, प्लंज्ड गिर गया, ठीक है ना? ये न्यूज आर्टिकल है। The rupee plunged 58 paisa to close at all-time low of 81.61 against the US dollar, leading to strengthening the American currency overseas and risk-averse sentiments among the investors weighted on local unit. एक बात समझ में ये नहीं आई कि मजबूत कौन हुआ। जब हम कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, उस वक्त पे हम ये कहें कि डॉलर महंगा हो गया या हम ये कहें कि रुपये गिर गया? इन दोनों का एक ही मतलब है। मोटी मोटी भाषा में अगर मैं बात करूं
गाउठी अंदाज में, विलेजर की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो बात यही है कि भैया अगर डॉलर महंगा हुआ तो हमारा रुपया गिर गया, हमारा रुपया गिर गया, ये कहना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इस बात के कि रुपया डॉलर महंगा हो गया। Why to worry on the foreign currency? We need to worry on our own currency यार। हम बेवजह में दूसरी करेंसी के बारे में बातें करें ही क्यों? तो यहां पर हमसे एक बात कही गई, द रूपी प्लंज्ड 58 पैसा टू क्लोज एन ऑल टाइम लो ऑफ 81.61 अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स, लीडिंग टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अमेरिकन करेंसी। जब रुपया और ज्यादा गिर गया तो अमेरिकन करेंसी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। देखो आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, उसकी वजह से मैं ही इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, सो दैट आपको कल को कभी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग यहां से पढ़ सकें। आज की क्लास को सोचने के लिए ना कि इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, मुझे बहुत टाइम लगा है, और आपको फील हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। अभी आगे इन्होंने ये कहा कि एंड रिस्क अवर्स सेंटिमेंट्स अमंग्स द इन्वेस्टर्स वेटेड ऑन अ लोकल यूनिट, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज करी है, अभी फिलहाल मैं इस बात को नहीं कह रहा। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट मेंशन इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन इंपोर्ट्स। रुपया जो है गिर गया, जाफरीन यहां पर बैठी थी, पहले वो जो बैग खरीद के ला रही थी, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो सपोज वहां पर $2 $1 का मिलता था, उसने ये सोच रखा था कि मैं रुपया 50 रुपए खर्च करके एक बैग खरीद लूंगी, बट अब जो है 60 रुपयों का $1 हो गया, 60 रुपयों का डॉलर हो गया, मतलब उसको एक बैग के लिए पे करने के लिए अब 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वो तो ये सोच रही थी कि मैं 50 रुपए का बैग खरीद के 60 रुपए में बेच दूंगी, लेकिन क्या अब वो डॉलर के महंगा हो जाने के बाद इंपोर्ट करेगी वहां से? इंतजार करेगी कि मैं किसी तरीके से ये डॉलर का रेट कम हो, सो दैट मैं आगे की तैयारी कर सकूं। सही है, बात समझ में आ गई? तो क्या कहा जाएगा, इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द यूएस विल बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड अकॉर्डिंगली दीज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। देखो अगर आप इसको रटोगे ना, कर ही नहीं सकते हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसको लॉजिकली सोचो और ये सोचो कि आप जो है ना इंडिपेंडेंटली इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज को डील कर रहे हो, आप ही अपने आप में से इंपोर्टर बन जाओ, आप ही अपने आप में से एक्सपोर्टर बन जाओ, आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। हाँ अच्छा, कभी मैं कभी तुम वाली बात में जो सीरियल चल रहा है पाकिस्तान पे ना, उसमें बात ये थी कि उस एपिसोड में ये कहा गया था कि इंपोर्ट्स जो हैं डिले करा दें उसकी। उस इंपोर्ट के डिले होने से क्या होगा, से मिसाल के तौर पर रुबाब एंड कंपनी जो था, वो मार्केट में जो पाकिस्तान की जो करेंसी है उस वक्त, उसको जो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो लोग, से आईफोन सपोज मान लीजिए, आईफोन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप रुबाब एंड कंपनी के पास है, तो जो कंसाइनमेंट रुबाब एंड कंपनी का आईफोन्स का आ रहा है मार्केट में, अगर उससे पहले उनके शिपमेंट के डिलीवर होने से पहले अगर किसी और ने अगर आईफोन का शिपमेंट मंगवा लिया पाकिस्तान में, तो सारे के सारा क्राउड जो है आईफोन 16 प्रो तो उस वाले वेंडर से जाकर खरीद लेगा, और इनकी कंपनी को जो अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट्स हो सकते थे वो नहीं होंगे। और फिर जब इनकी शिपमेंट आएगी तो पाकिस्तान की सारी नीड पूरी हो चुकी होगी, इनका सारा का सारा स्टॉक धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं उस वक्त जो बात समझा रहा था वो तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन बहरहाल उनकी जो प्लानिंग थी मैंने वो बताई है आपको। ऐसा करके जो रुबाब एंड कंपनी है उसको नुकसान होगा, वो नुकसान करवाना चाह रहा है। असल में वो उनका नुकसान नहीं कराना चाह रहा है अदील, असल में वो अपने कॉम्पिटिटर का फायदा कराना चाह रहा है, सो दैट ही कैन गेन अ ब्राइब फ्रॉम देम, वो उसका फायदा हो जाएगा फिर।
उसकी कंपनी का फायदा नहीं होगा, वो अदील का फायदा हो जाएगा। ये है कि उसको रुबाब से तो कोई फायदा हो नहीं रहा अभी, उसको तो वो जॉब जॉब करता है ना, इसलिए वो चाह रहा है कि वो उसका नुकसान हो जाए रुबाब एंड कंपनी का, सो दैट मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझे एक पैसा दे। अपनी कैपेसिटी को गलत यूज कर रहा है। इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, क्या कह रहा है? डिमांड्स जो हैं डिक्रीज हो रही हैं फॉर द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज कब होंगी? नहीं, रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा है। हाँ, जब हम इंपोर्ट्स नहीं कर रहे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड डिक्रीज होने पर क्या होगा? एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। डॉलर जो खर्च हो रहा था, डॉलर जो खर्च हो रहा था वो अब इंपोर्ट्स में खर्च हो ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जाफरीन को बैग्स महंगे लगने लगे। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे वो तो ला लाकर जखीरा डाल ही रहे हैं ना, वो तो एक्सपोर्ट ला लाकर फॉरेन करेंसी को डाल ही रहे हैं। उससे क्या होने लगा? जब हमारा जो हमारा मेरा ध्यान सारा इसमें चला गया। जब हमारा जो अमाउंट था, जो हमारे फॉरेन करेंसीज का जो हमारा सारा अमाउंट था, एक्सपोर्टर्स ला ला के डॉलर्स डालते थे, इंपोर्टर्स डॉलर्स लेके चले जाते थे। डॉलर्स अब इंपोर्टर्स लेके ही नहीं जा रहे, एक्सपोर्टर्स ला ला के सब कुछ अमाउंट दिए चले जा रहे हैं, तो डॉलर के रिजर्व हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, डॉलर महंगा होगा या सस्ता होगा? अब मैं ये कहूं कि डॉलर सस्ता होगा, मैं या ये कहूं कि रुपया मजबूत हो गया, एक ही बात है सर। लेकिन मैं कहूंगा ये कि मेरी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। ये बड़ा अजीब फंडा है, एकदम से किसी के समझ में नहीं आता है। अब हमें इस बात समझनी है कैसे कि जब मैंने ये क्वांटिटी में प्रोक्योर किया करता था डॉलर्स की, लेकिन एक इंपोर्टर्स के इस डिसीजन से कि वो अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। क्वांटिटी में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया, ये जो मेरी जो डिमांड कर्व था वो नीचे को जैसे शिफ्ट हुआ, डाउनवर्ड्स में जैसे शिफ्ट हुआ, तो रेट भी नीचे आ गया। ये फॉरेन करेंसी का ही रेट है। $1 इज इक्वल्स टू 60, $1 इज इक्वल्स टू 75, ऐसे वाला। तो कहा यह जा रहा है कि डिक्रीज इन द डिमांड is reflected by a shift in demand curve to the left. Demand curve shifts from D to D1. This is the fall in the equilibrium rate, exchange rate from OR to OR1. ये सब चीजें आप पढ़ ही लीजिए एक मिनट के लिए, मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता और कोई खास। अब अगली वाली सिचुएशन को मैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं ये कहता हूं अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, डिक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी लेड टू फॉल इन एक्सचेंज रेट, इसका मतलब यह है करेंसी इज एप्रिसिएशन। अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो मैं कहूंगा रुपया मजबूत हो रहा है। लेकिन मेरे लिए लिखने के लिए इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आप यही बात समझना कि मुझे अपने डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से लिखना है। वो लोग आपको बोलेंगे कि साहब ऐसा हो रहा है, फॉरेन करेंसी ये हो रही है, वो हो रही है, फलानी हो रही है, डिक्नी हो रही है, आप उसके बिल्कुल भी फिक्र में मत पड़ो। आप सिर्फ और सिर्फ ये कहो कि भैया डोमेस्टिक करेंसी मजबूत हो रही है या डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। फॉरेन करेंसी अगर बढ़ेगी तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और फॉरेन करेंसी अगर फॉल करेगी तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट करेगी। समझ में आ गई बात? अपोजिट होगा मतलब। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई एक्सपोर्टर्स की तरफ से इतनी भरपूर हो रही है, भरपूर हो चली जा रही है, हो चली जा रही है, डॉलर की बरसात हो रही है साहब आरबीआई में, क्या होगा?
डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट करेगी, यही लिखा हुआ है, अप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। से सपोज मेरे पास एक ग्राफ था, इस पे मैंने सप्लाई कर्व बनाया था। सप्लाई कर्व कैसा बन सकता है भैया? सप्लाई और फॉरेन करेंसी का जो रेट है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड और इन पॉजिटिवली रिलेटेड, पॉजिटिवली रिलेटेड, तो इसलिए मैंने इसको यू बनाया है। और डिमांड कर्व इनवर्सली रिलेटेड, तो मैंने डाउनवर्ड्स बना दिया इसको, इसलिए मैंने इसको नीचे बना दिया। ठीक है, तो जो ये रेट निकल कर आया, जो क्वांटिटी में मांग रहा था वो ये रेट निकल कर आ गया। सही है भाई। अब क्या होता है, जो क्वांटिटी है ना, सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो जो क्वांटिटी पहले मुझे मिल रही थी डॉलर्स की वो अब बढ़ गई है। इसके बढ़ने से क्या हुआ, यहां पर अब इक्विलिब्रियम बनने लगा। अब इस इक्विलिब्रियम के बनने से रेट जो है नीचे आ गया है। सप्लाई का स्लोप जो एंगल है बेटा वो तो वही रहेगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि सप्लाई की बात हम कर रहे हैं ना यहां पर, वहां पर हम अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट डिमांड विल चेंज, यहां पर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट सप्लाई इज चेंजिंग। ये वाली बात है, ये वाली बात कह रही है ना। नहीं, आप इसको कह रही थी ना, ये यहां पर क्यों नहीं है? हम यहां पर सप्लाई को चेंज कर रहे हैं, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड चेंज नहीं होगी, डिमांड फिक्स्ड है अपनी, सप्लाई चेंज हो रही है। तो ये जो यहां पे भाग रहा है, टुवर्ड्स राइट भाग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट भाग रहा है, तो यहां पर मैंने लिखा है इंक्रीज इन सप्लाई इज रिफ्लेक्टेड बाय अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट। पढ़िएगा इसको, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम S to S1, this causes a fall in equilibrium exchange rate from OR to OR1. Now 1 US dollar is available for 50 instead of 60, पहले 60 में मिल रहा था, अब 50 पर मिलने को तैयार है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन। डॉलर सस्ता हो रहा है तो भैया रुपया मजबूत हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब ये सिचुएशन नंबर 4 है, ये देखिएगा, अगर मैं कहूं सप्लाई कम हो रही है तो क्या हो रहा है, सप्लाई वैसी, सप्लाई कर्व वैसा ही है। यहां पर इक्विलिब्रियम यहां बन रहा था कुछ, ये सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व ये था, सप्लाई कर्व ये था, तो जो क्वांटिटी मैंने डिमांड करी इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम यहां पर बन रहा था, रेट ये निकल कर आ गया। अब क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई, जो यहां पर ये मुझे क्वांटिटी ये मिल रही थी, अब ये क्वांटिटी कम मिलने लगी। अब ये यहां से ये बना सप्लाई कर्व नया वाला, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू लेफ्ट। क्या लिखा हुआ है, टू द लेफ्ट। ये जो बेसिक्स है ना, ये जो बेसिक्स हैं, ये कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिए गए बुक्स में, कुछ ज्यादा ही तवील तरीन हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऑलरेडी ग्राफ को समझने का अंदाज अब पकड़ में आ गया ना, इसलिए आप बोल सकते हैं। चलो बात, ये छोटी सी एक चीज है, अगर मैं कहूं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो फॉरेन करेंसी, हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूं रुपया मजबूत हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी, इन रिलेशन टू द डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी इज गोइंग अपवर्ड्स, इसमें डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। मैंने बोला क्या है, इन रिलेशन टू द डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी इज गोइंग डाउनवर्ड्स, और यहां पर पढ़ो, fall in exchange rate, less rupees are needed to buy 1 US dollars,
वहां पर पढ़ो, यहां पर पढ़ो। यहां पर क्या होगा? अब आ गया मेरा एग्जाम्पल। हाँ, कभी खरीदी है सब्जी, खरीदी है कभी? कभी खरीदा है? हाँ भाई 50 रुपए की भिंडी दे दो, कभी ऐसा कहा है? नहीं, पहले तोल पूछते हैं, लड़के समझदार होते हैं। लड़के समझदार होते हैं जनरली, वो कहते हैं कि नहीं पहले ये बताओ भाव क्या है ना। ये नहीं कि साहब बस डायरेक्टली बस ये कह दिया हो कि हाँ 50 रुपए की भिंडी दे दो, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बहुत लोग कहते हैं 10 रुपए की, 10 रुपए के बादाम दे दो, हाँ 10 रुपए की प्याज दे दो, 10 रुपए का धनिया दे दो, बगैर सोचे समझे, हाँ कुछ भी। तो मान लो कुछ लोग हैं ऐसे, मान लो कुछ लोग हैं ऐसे, और 50 रुपए में आपको 500 ग्राम भिंडी मिलती थी। अभी जरा अपना इंटेलेक्ट को जगाओ जरा थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि अभी इस इंटेलेक्ट की बड़ी जरूरत है मुझे आगे। 50 रुपए की 500 ग्राम भिंडी मिला करती थी, अब उसी 50 रुपए की अगले हफ्ते 800 ग्राम भिंडी मिल गई, तो भिंडी महंगी हो गई या सस्ती हो गई? क्या महंगी हो गई? ध्यान रखना, अभी भिंडी वाला एग्जाम्पल है तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो, कल को कुछ और पूछूंगा फिर जवाब नहीं दे पाओगे। अभी ध्यान रखना, सेम पैसों में ज्यादा चीज मिल रही है, इसका मतलब है ये चीज सस्ती हो गई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज महंगी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान दे देना मेरी बात का। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 50 रुपए में 500 ग्राम भिंडी मिलती है और 50 रुपए में अगले हफ्ते 800 ग्राम भिंडी मिल गई, तो मैं ये कहूंगा कि भिंडियां सस्ती हो गई, मैं ये नहीं कहूंगा रुपया महंगा हो गया। सही है ना? समझ में आ गई ना बात? तो मैं कह रहा हूं व्हाट यू विल से, भिंडिया इज मोर एक्सपेंसिव और इट इज चीपर? चीपर। When you are getting more in what you were paying earlier, that means its rate must have lower down now. अब बताना जरा, 50 रुपए में 500 ग्राम भिंडी मिल रही थी, अब 50 रुपए में 200 ग्राम एक्सपेंसिव हो गई। जब ये यहां से नीचे जा रहा है तो मैं ये कह रहा हूं कि प्राइस ऊपर जा रहा है। यही बात क्या है कह रहा हूं? हाँ, अगर प्राइस नीचे जा रहा है, अगर वेट नीचे जा रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है। समझ में आ गई बात? वही बात मैंने फिर से पूछी, व्हाट यू विल से नाउ, दैट द भिंडिया इज मोर एक्सपेंसिव और इट इज चीपर नाउ? एक्सपेंसिव बिकॉज यू आर पेइंग, यू आर गेटिंग लेस इन व्हाट यू वर पेइंग अर्लियर। अगर मैं ये कहूं कि 50 रुपया देकर आपको 150 पाकिस्तानी रुपया मिलता था, अब आपको 50 रुपया देकर 180 पाकिस्तानी रुपया मिलता है, तो पाकिस्तानी रुपया इज चीपर एज कंपेयर टू द बिफोर टाइम, या ये कहोगे कि रुपया बढ़ गया है? बोलो, बात तो एक ही है लेकिन बोलोगे क्या? अच्छा, पहले नहीं बोला ये बात, भिंडिया के वक्त में नहीं बोली ये बात? भिंडी मुरादाबाद में थी, उत्तर प्रदेश में, इंडिया में हमारे। प्राउड टू बी एन इंडियन। हाँ, एप्रिसिएशन, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं फिलहाल एक लॉजिक फ्रेम करते वक्त, यू डोंट हैव टू वरी ऑन दिस, जस्ट फोकस ऑन राइट हैंड साइड बस। मैं ये कह रहा हूं पहले 150 पीकेआर मिल रहे थे, अब 180 मिल रहे हैं। अगर ये बढ़ गया है, अगर ये बढ़ गया है तो रेट मस्ट हैव, पाकिस्तानी करेंसी पीकेआर क्या हुआ है? पीकेआर मस्ट हैव बीन डेप्रिशिएटेड। इस बात के लॉजिक को बरकरार रखना अभी ब्रेन में। मैं क्या कह रहा हूं, जब ये बढ़ रहा है
नाउ 150 से 180 हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी मस्ट हैव डेप्रिशिएटेड। ठीक हो गई बात। अब कभी अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि 55 इज इक्वल्स टू $1, 65 इज इक्वल्स टू $1, एक काम ये कर लेना, पहले ना इसको एक सीक्वेंस में लाके लिखना कि साहब हमें ये $1 जो चीज सिमिलर है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ही होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि $1 इज इक्वल्स टू 65, $1 इज इक्वल्स टू 55। ये इसका पुराना रेट है, ये इसका नया रेट है, ठीक है ना। 65 से 55 हो गया, ये इसका पुराना रेट है, ये इसका नया रेट है। तो मैंने ये कहा कि ये नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब रुपया जो है एप्रिशिएट हो गया है। गोइंग डाउन, दैट मीन्स करेंसी एट द राइट इज एप्रिशिएटिंग एंड द करेंसी एट लेफ्ट इज डेप्रिशिएटिंग। बट मुझे यहां से नहीं जानना है, मुझे ये जानना है पहले ये बताओ इसका क्या हुआ। अगर ये एप्रिशिएट हो रहा है तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि ये वाला लेफ्ट वाला डेप्रिशिएट हो रहा है। किसी भी नए इंसान को दिखाओगे वो कहेगा सर ये $1 तो $1 ही है, तो ये तो स्टेगनेंट है, व्हाई टू एप्रिशिएट, व्हाई टू डेप्रिशिएट। ऐसा नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि ये जो चीज है, इस पहले हमें $1 में 65 ग्राम भिंडियां मिल रही थी, ऐसा समझ लो। अब $1 में 55 ग्राम भिंडियां मिल रही हैं, भिंडियां कम हो गई वजन में, इसका मतलब भिंडियां महंगी हो गई। यही लिख रहा हूं कि दैट मीन्स करेंसी एट द राइट इज एप्रिशिएटिंग। कंसिडर दिस एज अ कमोडिटी। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में बात? मैं ये कह रहा हूं कि पहले $1 में 65 भिंडियां मिलती थी, अब $1 में 55 भिंडियां मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भिंडियां महंगी हो गई या भिंडियां सस्ती हो गई? पहले आप ₹1 में, सुनिए मेरी बात, पहले आप ₹1 में 2 टॉफियां लेकर आते थे, अब आप ₹1 में सिर्फ 1 टॉफी लेकर आते हो, तो टॉफियां महंगी हो गई, या टॉफियां महंगी हो गई है ना। तो मैं कह रहा हूं पहले आप ₹1 में 65 टॉफियां लाते थे, अब आप ₹1 में 55 टॉफियां लाते हो, तो टॉफियां महंगी हो गई। तो मैं ये कहूंगा टॉफियां महंगी हो गई, मैं कहूंगा रुपया, मैं कहूंगा जो द करेंसी ऑन द राइट हैंड साइड इज एप्रिशिएटेड, मजबूत हो गया। भिंडियां महंगी हो गई, टॉफियां महंगी हो गई, द करेंसी एट द राइट हैंड साइड महंगी हो गई, द करेंसी एट द राइट हैंड साइड एप्रिशिएट हो गई। अब जब मैंने ये कंक्लूड कर लिया है द करेंसी एट द राइट हैंड साइड इज एप्रिशिएटेड, अब मैं यहां पर कंक्लूड कर दूंगा कि द करेंसी एट द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट हैव डेप्रिशिएटेड। बात समझ में आ गई? यहां तक घुस गई? अब मुझे बताओ 2 पॉन्ड इज इक्वल टू $3 था, अब 2 पॉन्ड इज इक्वल टू $4 है। विच करेंसी इज एप्रिशिएटेड एंड विच करेंसी इज डेप्रिशिएटेड? अभी जरूरत है इसकी? कॉपी पेन की जरूरत क्या है यार? अरे भैया ये सोच लो, ₹2 में पहले $3 मिला करते थे, अब ₹2 में $4 मिला करते हैं। एप्रिशिएटिंग करेंसीज, हर कोई सोचना, हर कोई बिना सोचे हर किसी के जवाब दिया आंसर नहीं दे, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। पहले 2 पॉन्ड में $3 मिला करते थे, अब जो राइट हैंड साइड वाली करेंसी है वो राइट हैंड साइड वाली करेंसी, माल ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है, तो राइट हैंड साइड वाली करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। राइट हैंड साइड वाली करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है। तो जब ये डेप्रिशिएट हो रही है तो एप्रिशिएट कौन सी हो रही होगी?
यही तो बात चल रही है इतनी देर से। पहले लिखो 2 पॉन्ड्स इज इक्वल्स टू $3, उसी के नीचे लिखो 2 पॉन्ड्स इज इक्वल्स टू $4। अब $3 से $4 हो गया। तो ये बताओ मुझे कि ये पहले 3 मिलते थे, अब 4 मिल रहे हैं, तो सस्ता क्या हुआ? डॉलर सस्ता हुआ है। जब डॉलर सस्ता हुआ है इसका मतलब यह है कि डॉलर इज डेप्रिशिएटिंग। डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है तो दूसरी करेंसी, समझ में आई बात? देखो इसको ना लॉजिकली सोचना। मैंने बहुत सारे लोगों को एट द पॉइंट ऑफ सीए फाइनल इसमें कंफ्यूज होते देखा है, और आपकी बुक में ये भिंडी विंडी कुछ नहीं है। आपकी बुक में डायरेक्ट ये एक्सरसाइज है आफ्टर दोज चार्ट्स। तो मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया ये सिखाने के लिए कि आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। दूसरा वाला पार्ट है, $2 इक्वल्स टू 200 येन्स। आगे है $2 इक्वल्स टू 205 येन्स। एप्रिशिएटिंग कौन सी है? और ये जापान। आप लोग तो होशियार हो गए यार। अगला बताओ, पहले कन्वर्जन कर लो, एक तरफ राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड कर लो, लिख लो इसको, चाहे कोई बात नहीं, लिख कर लो। पहले इसको राइट और लेफ्ट को ठीक करो पहले। इंडियन रुपीज डेप्रिशिएटिंग और एप्रिशिएटिंग करेंसी। गुड, समझ में आ रहा है? सबका ठीक आ रहा है आंसर? अब अगला बताओ। हाँ, लिखकर कर लो, चाहे जल्दबाजी ना करना भैया, इसमें बेवजह के मार्क्स छूट जाएंगे आपके। इंडियन रुपीज एप्रिशिएटिंग। आप क्या कह रही हैं मैडम? पहले आपने एक जगह कर लिया कि 4 पॉन्ड इज इक्वल टू $120। पहले 150 मिलता था, अब 120 मिल रहा है। जब चीजें कम मिल रही हैं मतलब आंसर बदल दिया। अच्छा, हाँ जी, क्या लिखूं बताओ? एप्रिशिएट कौन कर रहा है यहां पर? इंडियन करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, तो डेप्रिशिएट कौन कर रहा है? देखो मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग अगर जल्दबाजी करोगे तो गलत कॉन्फ्यूजन मिल जाएगा। ये भिंडी प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, ये भिंडी प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज गलती कर जाओगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना प्रेशर होता है कि हम लोग ना बहुत लॉजिकल नहीं सोच पाते। हमारे पास कोई लिटमस टेस्ट होना चाहिए, वो लिटमस टेस्ट भिंडी है यहां पर। अब अगला बोलो। रुपीज डेप्रिशिएटिंग, और जाहिर सी बात है यूरोज इज एप्रिशिएटिंग। मजा आया? बट मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मुझे समझाना था, मुझे कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं समझाऊंगा कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट एग्जीक्यूटेड वेरी वेल। पढ़ना जरा ये। Export will decline on the appreciation of our domestic currency. एप्रिसिएशन, जब हमारी domestic currency appreciate कर रही है तो foreign currency depreciate होती है। तो इंपोर्ट्स खत्म कर दिए जाएंगे। एक्सपोर्ट्स, यस एग्जैक्टली। पढ़ लीजिए, ये चीज मैं समझा चुका हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा अब इस पर। लेकिन आपको पूरा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, मैं तभी आगे जाऊंगा।
आगे समझ में? अब मुझे एक बात बताइए कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्यों बढ़ जाती है जब एक्सचेंज रेट में बढ़ोतरी आती है? सवाल सुना? सवाल समझ में आया? अगर मैं इसको ग्रीन और ब्लू नहीं करता तो आप 2 मिनट तो यूं ही सोचते रहते, लिखा क्या है भाई, लिखा क्या है, समझ में नहीं आ रहा, सवाल क्या लिखा हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों बढ़ जाती है जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं इसके। हाँ, तो देखो, इंपोर्ट्स विल रिड्यूस, तो दैट कुड नॉट बी द रीजन कि हम यहां पर ये कहें कि फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई बढ़ गई। एक्सपोर्ट कैन बी द रीजन, बट इंपोर्ट्स का कम हो जाना इज नॉट द रीजन हियर। और पहले $1 में वॉरेन बफेट जैसे आदमी, मार्क जकरबर्ग जैसे आदमी अपना $1 लाते थे तो इंडियन रुपयों में 50 रुपए मिल जाते थे उनको, सही है। अब वो $1 लाते हैं, 80 रुपया मिल जाता है। सोचो, पहले फैक्ट्री लगाने में अगर उनको 80 लाख रुपए खर्च करने होते तो उनको कितने ढेर सारे डॉलर्स लाने होते, बट आज कम लाने पड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे? और जब एफडीआईज बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? खूब ढेर सारे लोग ला के आरबीआई में ला के अपने रिजर्व झोंक देंगे। ये बात समझ में आई? पहला रीजन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गई बात? अब ये देखो, इंड्यूसेस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी, वही जो आप बोल रहे थे। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? ना, एग्जैक्टली। पढ़िए, appreciation of foreign currency induces FIIs, investment related to the purchase of shares in the domestic companies. Now, purchasing power of the foreign currency rises in the domestic economies. This leads to increase in the supply of a foreign currency. वो एमएनसीज यहां पर लाकर बना रहे हैं। यहां पर पार्ले की, सॉरी, स्टारबक्स खुल गया, यहां पर फरारी का शोरूम यहां पर खोला गया है, वो हो गया एफडीआई ऊपर वाला। लेकिन हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स अच्छा करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, तो दैट इज। अब अगली बात पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस द डायरेक्ट परचेजेस बाय द नॉन रेसिडेंट्स इन द इकोनॉमी। जो हमारे यहां फिरंगी आए हुए हैं, जो हमारे देश में फिरंगी हैं, वो जाकर बहुत ही आसानी के साथ अब रजनीगंधा खरीद रहे हैं। रजनीगंधा खरीद रहे हैं ये लोग। तो पहले इनको रजनीगंधा मिलता था थोड़ा सा, अब क्योंकि सस्ती हो गई है, इंडियन की करेंसी सस्ती हो गई, तो अब वो $1 लेकर अब वो 3 पैकेट रजनीगंधा के लेकर आ रहा है। पहले वो $1 में सिर्फ एक ही पैकेट लेकर आता था। तो अब ये बताओ
कि वो अब लालच पाने की वजह से कि मुझे ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, ज्यादा खर्चा करेगा। बस यही तो रीजन है यहां पर। Appreciation of the foreign currency increases the direct purchases by the non-residents in the domestic economy. Again, because of the rise in the purchasing power of the foreign currency in the domestic market, this also causes the increase in the supply of foreign currency. Firangi purchasing more Rajnigandha from the Panwadi for the dollars. याद रह जाएगा, ये फोटो याद रह जाएगा। ये मैंने AI से बनाया है, डाउनलोड नहीं किया मैंने बनाया है ये AI से। अगला बट याद रह जाएगा यार, अदरवाइज बहुत बोरिंग जा रहा था ना FDI या FII। अब ज्यादा चीजें मिल जाएंगी तो ज्यादा चीजें मिलने की वजह से इसको लालच ज्यादा होगा, कहेगा भाई दोबारा लेकर आओ और जाकर लेकर आओ। पहले महंगा होने की वजह से नहीं खरीद रहा था, है ना। अगर मैं कहूं कि कोल्ड ड्रिंक जो है 2 रुपए की मिलने शुरू हो जाए 2 लीटर, तो हर कोई 2-2 लीटर जाकर 2 रुपए खर्च कर देगा। अब यहां पर कितनी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी इससे मतलब नहीं है, यहां पर कितना रुपया जो अब तक छुपा बैठा था वो बाहर निकलकर उन लोगों की दुकानों पे पहुंच जाएगा, मकसद ये है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी, जो डॉलर छुपे हुए थे अब वो बाहर निकल जाएंगे। सही है। लास्ट एग्जाम्पल इसका मुझे बहुत ही फनी सा लगा, लेकिन मैं देखता हूं आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो, कि एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस द रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। विलायती चच्चा जो बैठे हुए थे वो अपनी देसी चच्ची को बहुत सारा पैसा भेजेंगे। अब पहले वो सोच रहे थे विलायती अरे विलायत में बैठे हुए हैं ना, थे यार, इसलिए तो देसी चच्ची थी ना। विलायती चच्चा यूएस में बैठे हुए थे, वहां पर टैक्सी वैक्सी चलाते थे, $1 लाख उनको भेजने थे। वो सोच रहे थे यार वहां पर भेजूंगा सिर्फ 50 लाख रुपए बनेंगे, लेकिन जैसे ही रेट हुआ 80, चच्चा ने कहा $1 लाख तो अभी के अभी भेजूंगा मैं। अरे प्रॉपर्टी खरीद ली 80 लाख रुपए की। तो उसी $1 लाख से यहां पर 50 लाख आ रहे थे, अब उसी $1 लाख से यहां पर 80 लाख आ रहे हैं। सही है। तो विलायती चच्चा सेंडिंग मोर मनी टू द देसी चच्ची। सही है। तो अब ये जो पूरा ये है, एक मिनट लैंग्वेज पढ़ लीजिए आप एक बारी। तो विलायती चच्चा स्मार्ट लग रहा है ना, यही मैंने बनाया है। हाँ, यह उन्होंने कहां से उठाता इस आदमी को। पढ़ लिया, बस कर दें या चल दें आगे और? ठीक है चलिए, थैंक यू। लाइट जला दीजिएगा।